नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर के यहाँ आ जाएंगे। यहाँ मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, साथ ही ये आपको कुछ नोट्स मिल जाएंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिए 2022 में एक क्वेश्चन आया था, नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप इस तरह से हल कर पाएंगे। कुछ मैं बेसिक चीज बताऊंगा जो सब में लागू होती है। बेसिकली नागरिक समाज के अंतर्गत ही ये सब आता है। तो हम ये देख लेते हैं कि नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी होता क्या है। ये एक तरह का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंटल हो गया, प्राइवेट हो गया, ठीक है, लेकिन ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये खुद क्या होता है। तो ऐसा सामाजिक संगठन, ठीक है, कैसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा सामाजिक संगठन जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। मतलब स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से, और सामाजिक कल्याण सोशल वेलफेयर की भावना से जनता की सेवा करते हैं। मुझे थोड़ा सा जो स्पेलिंग है इंग्लिश है मैं मतलब बोल दे रहा हूँ कि ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी वीडियोस देखते हैं। तो स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से और सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं, उसे ही नागरिक समाज कहते हैं। इसके लिए एक 3 नॉट मॉडल बनता है, आप इसको याद कर लीजिए, यूज करिएगा। ये हो गया आपका सिविल सोसाइटी, ये हो गया मार्केट, चाहे तो यहाँ पब्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ हो गया ये गवर्नमेंट। तो सिविल सोसाइटी से बाजार, बाजार से सरकार, सरकार से सिविल सोसाइटी। ये इसका ऑथेंटिक डायग्राम है, इसे लिखिएगा जब भी आ जाए। अब हम आते हैं कि सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आता क्या है। तो एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, ये है वॉलंटरीज ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है स्वैच्छिक संगठन। इसको बोलते हैं हित समूह या प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप। उसके बाद ये मीडिया हो गई, और सोसाइटी के अंदर और क्या आ गया, ट्रस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया यानी कि व्यापार संघ, और सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया एसएचजी, ठीक है। और भी कई सारे इसमें आ जाएंगे। तो हमने ये देखा कि नागरिक समाज होता क्या है, जो अपनी इच्छा से करते हैं और समाज के कल्याण के लिए ऐसे संगठन का निर्माण करते हैं जिसमें वो लोगों की मदद कर सकें। उदाहरण क्या है, देखिए बहुत सारी चीजें जो है, एनजीओ है जो भी बताया, उपभोक्ता संगठन है, पर्यावरणीय समूह है। जैसे पर्यावरणीय समूह में कई सारे एनजीओ आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका, हाँ, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री होगा, जो आपने सुना होगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री हो गया, कल्पवृक्ष हो गया, नर्मदा बचाओ अभियान हो गया। तो ये सब क्या है, ये एनजीओज हैं, और किसके अंतर्गत है, सिविल सोसाइटी के अंतर्गत है। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे, मान लीजिए आपसे एनजीओ पूछे, या स्वैच्छिक संगठन पूछे, या प्रेशर ग्रुप पूछे, या एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप पूछे, ठीक है, यानी कि सीएस का कुछ भी पूछे, अगर इनफॉर्म या उसके अलावा भी कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसका कुछ भी पूछे कि कार्य क्या है, महत्व क्या है, लाभ क्या है, तो आपको ये कॉमन पॉइंट बताने हैं। ये सारे कॉमन पॉइंट हैं जो सब में लागू होगा, ठीक है। आपको करना क्या है, हालांकि मैं करा दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। जैसे कि एनजीओ की डेफिनेशन ध्यान करिए क्या है, एसएचजी की क्या है, और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है। इसमें अंतर भी पूछ सकता है कि एनजीओ और एसएचजी में अंतर क्या है, ठीक है। उसके अलावा सब में कॉमन पॉइंट लगभग यही है। एनजीओ जब लिखिएगा तो कुछ एनजीओ के नाम याद रखिएगा, एसएचजी जब करिएगा तो कुछ एसएचजी के नाम याद रखिएगा। नहीं याद हो तो मैं बता दूं कि एनजीओ इस समय देश में लगभग 30 लाख है। तो आप कुछ भी रखेंगे, एग्जामिनर चेक करने वाला नहीं है। कुछ तो यार समझ में आएगा ना, स्वावलंबन रख दिया, सखी रख दिया, हो सकता हो भी समृद्धि रख दिए, अक्षय पात्र सुना होगा। तो इस तरह से भी आप कुछ भी अगर रखते हैं जिसका कुछ मीनिंग अच्छा निकल रहा हो, और अगर आपको नहीं याद है एनजीओ, तो भी आप यूज करिएगा। एग्जामिनर के पास न इतना टाइम है कि वो चेक करे कि वो 30 लाख में आते हैं कि नहीं, और ना ही उसको इतना इंटरेस्ट होता है। आप अच्छा सा शब्द लिख देंगे तो वो सोचेगा कि होगा ही होगा। चलिए देखते हैं फिर इसका कार्य या महत्व या लाभ क्या है। तो शासन के ट्रेनेट मॉडल को लाती है। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम यूज कर लीजिएगा जो मैंने अभी ऊपर बताया था। फिर ये मानवतावाद का समर्थक है। ये जितने भी आपके एनजीओ, एसएचजी, सिविल सोसाइटी है, ये मानवतावाद के समर्थक हैं। ये निरंकुशता का नियंत्रक है। निरंकुशता का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए शासन या प्रशासन निरंकुश हो जाते हैं, अपनी शक्तियों का बिना दायित्व के प्रयोग करते हैं, तो ये उस पर कंट्रोल करता है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पर्यावरणीय लॉ ऐसा आ गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन वाला हो गया, मान लीजिए आपका कोई बिल ऐसा आ गया कि यहाँ पे डैम बनेगा, तो जितने भी आपके सिविल सोसाइटी से जुड़े संगठन होते हैं, ये इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, नियंत्रित करते हैं, उनको बताते हैं कि नहीं ये गलत है। उसके बाद क्या देखते हैं, जन सशक्तिकरण के वाहक है। जन सशक्तिकरण मतलब कि पब्लिक एम्पावरमेंट, जनता के सशक्त करने के ये वाहक है, एक मीडिएटर है। लोक सूचनाओं के प्रसार हैं, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसको ये प्रसारित करते हैं, फैलाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं, कोई ऐसी अच्छी चीज होती है। कमजोर वर्गों, वंचितों, महिलाओं, किसी के भी ये पोषक है, मतलब रक्षक है। तो जैसे कोई महिला का आ जाता है तो भी एसएचजी महिला का आ जाएगा तो यहाँ यूज होगा, पर्यावरणीय आएगा तो यूज होगा, आदिवासी से आएगा एनजीओ के बारे में कि एनजीओ की भूमिका क्या होगी, एसएचजी क्या भूमिका होगी, तो ये सब लाइन जो है कॉमन है। कौशल विकास में सहायक है, मान लीजिए कोई आदिवासी ग्रुप है तो उसके लिए बहुत सारे एनजीओज है, एसएचजी है जो वर्क कर रहे हैं, ओवरऑल जैसे सिविल सोसाइटी है जो उनके लिए काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक मूल्यों के प्रचारक हैं, समावेशी विकास के विचारक है, जो आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसके लिए सिविल सोसाइटी प्रतिबद्ध है। जनता और सरकार के मध्य सेतु है। ठीक है, सपोज हमने एक डायग्राम बना दिया है खुद से कि जैसे ये गवर्नमेंट हो गया, ये पब्लिक हो गई, बीच में आपका सिविल सोसाइटी हो गया, तो इनके बीच क्या है, ये एक सेतु का काम कर रहा है, पुल का काम कर रहा है, ब्रिज का एक्चुअली शायद। सरकार की प्राथमिक भूमिकाओं जैसे ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, आपदा प्रबंधन इत्यादि में सहायक भूमिका में है। मतलब आपका जो रूरल डेवलपमेंट हो गया, आपका एचआरडी हो गया और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इत्यादि में सहायक भूमिका में है। जितने भी ऐसी चीजें आती हैं तो उसमें सिविल सोसाइटी जो है वो एक सहायक रोल प्ले करता है। अब इनकी कमियां क्या हैं, सीमाएं क्या हैं या हानियां क्या हैं, ये कॉमन चीज मैं बता रहा हूँ कि आप हर जगह उसमें यूज कर सकते हैं। अपरिपक्व एवं सरकार से प्रभावित, अपरिपक्व मतलब होता है जो मैच्योर ना हो, और सरकार से प्रभावित, अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट। राज्य वित्तीय अनुवृत्ति, जो एनजीओज होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, वो गवर्नमेंट से जो सब्सिडीज मिलता है, जो उनको वित्त मिलता है, उसके आधार पे ही वो चलते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा निर्मित है, कई ऐसे एनजीओज होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हो और सरकार के कामों में हस्तक्षेप करने के लिए उनको फंडिंग की जाती है। राजनीतिक विचारधारा से संचालित, एक होगा जो बहुत ही ज्यादा, मान लीजिए विचारधारा उसकी ऐसी रहे कि कट्टरता को प्रमोट करे, एक होगा लिबरलिटी को प्रमोट करे, तो एक दूसरे का ऐसे काटते काटते जो सरकार से प्रभावित होते हैं उन एनजीओ में ये चीजें कमियां होती हैं। सरकारी हस्तक्षेप से प्रभावित, गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपका हस्तक्षेप भी रहेगा गवर्नमेंट का। वित्तीय अनियमितताओं में संलग्न, कैसे, बेनामी कंपनी के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे सीबीआई की जो अभी रिपोर्ट आई थी, सीबीआई की होगी कि 22 लाख से अधिक एनजीओ में से केवल 10% ही अपनी वार्षिक आय और व्यय का विवरण दाखिल करते हैं। ठीक है, आईबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन के नाम पे एनजीओ की कार्यप्रणाली जो है वो देश के विकास के लिए हानिकारक हो गई है, इससे देश की जीडीपी का 2 से 3% का नुकसान हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन चीजों पे भी काम करते हैं जो मैंने बताया यहाँ, और राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए तो बेनामी कंपनी के रूप में कार्य करते हैं। काले धन का पोषण करते हैं, जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का काम करते हैं। राउंड ट्रिपिंग यानी कि किसी एक देश से जो धन है वो दूसरे देश जाता है और वहां से फिर मूल रूप से फिर उसी देश में आ जाता है, तो राउंड ट्रिपिंग कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन का शोधन करते हैं। तो ये वित्तीय अनियमितताओं में संलग्न होते हैं और विदेशी चंदे का दुरुपयोग करते हैं। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ दिया, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि जमीनी स्तर पे कार्य हो, लेकिन आप उनसे फंडिंग ले रहे हो। राष्ट्रपति, और ये जानते हैं जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये गवर्नेंस में हर जगह आप यूज कर सकते हैं, जितने एग्जाम्पल थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, ये सिविल सोसाइटी है तो आप ट्रांसपेरेंसी भी यूज कर सकते हैं, भ्रष्टाचार में भी यूज कर सकते हैं, जब एथिक्स वाली कोई बात करें तो उसमें यूज कर सकते हैं, सोसाइटी में यूज कर सकते हैं, सोशल जस्टिस में यूज कर सकते हैं, कई जगह ये यूज होगा, कई जगह। या आपके ऊपर है कि आप इसे कहाँ इंटरलिंकिंग कर दें। और एक चीज और है, आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, उस पे जाइए, उसको आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो मिल जाएगी।
आपको शायद अच्छी लगे। तो हाँ, हम लोग यहाँ कर रहे थे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न। राष्ट्र विरोधी ताकतों से पैसा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आईएसआई को प्रमोट करना हो, खलिस्तानियों को प्रमोट करना हो। जैसे कोई आंदोलन होता नहीं तो उसमें ऐसे तत्व भी आ जाते हैं जो उभर के दिखाई देता है कि खालिस्तान को प्रमोट किया जा रहा है। भले ही ये शरारत हो, लेकिन ये पॉइंट जो है ये इसमें कोई गलत चीज नहीं है। आईएसआई हो गया, जैसे केरल में हो गया, जब मामला आया था ऐसा, उसके बाद यूपी में आया था, पूर्वांचल साइड में आईएसआई से रिलेटेड मामला। तो कहीं ना कहीं उसकी फंडिंग की जाती है किसी एनजीओ के थ्रू, सिविल सोसाइटीज के थ्रू। टेरर फंडिंग, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सरकार की आलोचना, ऐसी चीजें छापेंगे, ऐसी चीजें बताएंगे इंडिया के बारे में कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होगा वहां पे गवर्नमेंट की आलोचना होती है। गैर जरूरी मानवाधिकार मामलों, एक सेकंड, शायद आप लोगों को छोटा ना दिख रहा हो। गैर जरूरी मानवाधिकार मामलों को उठाकर पुलिस व सेना की छवि करना। एक मामला आया था ना अभी कुछ साल पहले, जब एक अधिकारी थे, उन्होंने जिप्सी के आगे जो पत्थर उनके ऊपर फेंक रहे थे उन्हीं को आगे बांध दिया था। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग अच्छा कह रहे थे, कुछ खराब कह रहे थे। अब जैसे ये गैर जरूरी मानवाधिकार मामला था, लेकिन उससे क्या किया कि सेना की छवि जो है वो खराब करने का कार्य किया गया। कुछ संस्थाओं को अर्बन नक्सल से जोड़ा जा रहा है, ये भी अभी उठा था 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में। और जितने भी कई सारे राइटर थे आपके, जो उसको उनको अर्बन नक्सल की संज्ञा दी गई थी। आंतरिक विद्रोह को जन्म देना, जैसे कि सिमी हो गया, पीएफआई हो गया। मॉब लिचिंग, यहाँ एक एक बार में कई सारी चीजें बता रहे, जैसे मॉब लिचिंग, हेट स्पीच, फेक न्यूज, लव जिहाद, धर्मांतरण। इन सभी मामलों के लिए जो है फंडिंग होती है, एनजीओ होते हैं, एसएचजीज होते हैं, वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे गलत कार्य करते हैं। बाहर से उद्देश्य कुछ दिखाते हैं, लेकिन आंतरिक उद्देश्य उनका कुछ और होता है। संकीर्ण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर प्रशासन को चुनौती देते हैं, और न्यायपालिका ने मान लीजिए कोई आदेश दिया है तो उसका मजाक बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि पद्मावती मूवी हो गई, या पठान हो गया, ये तो मैंने अभी ऐसे ही डाल दिया था, सबरीमाला हो गया। जैसे पद्मावती में ऐसा कुछ था नहीं कि राणा रतन सिंह या उससे रिलेटेड 36 लोगों का अपमान हो, लेकिन पहले ही कई सारे ग्रुप बन गए और तमाम नुकसान पे नुकसान किया गया। उसी तरह सबरीमाला में जो कोर्ट का निर्णय आया, उसको भी फॉलो करने में कई कठिनाइयां आई हैं। इन संस्थाओं का माफियाओं से गठजोड़ होता है, ये भी कई बार आप सुने होंगे, देखे होंगे न्यूज में। ड्रग नेटवर्क्स हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया। तो इसमें सिविल सोसाइटी का भी हाथ होता है। वो जिन बच्चों को सुरक्षित रखने का दावा करते हैं, कहीं ना कहीं वो उनको बेचते भी हैं या उनका शारीरिक मानसिक शोषण कराते हैं, ऐसे रिपोर्ट में आया है। विदेशी एमएनसी द्वारा प्रभावित, एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, तो एलपीजी एजेंडा को प्रोत्साहन, ये एमएनसीज क्या करती हैं, ये सिविल सोसाइटी के थ्रू एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस एजेंडे को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। इनकी लॉबिंग होती है, जिसके आधार पर ये नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी उत्पादों को श्रेष्ठ बताकर भारतीय उत्पादों की कमियों का प्रचार करते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, जैसे आजकल पेप्सोडेंट भी है, वो उसमें लौंग और काली मिर्च इन सब की बातें करता है, जो कि पहले नहीं करता था। क्योंकि उन्हें बेचना है, तो इस समय वो भारत के हिसाब से चल रहे हैं, जो अभी भारत में माहौल चल रहा है। बैकडोर से नव उपनिवेशवाद का वाहक, नव उपनिवेशवाद न्यू कॉलोनिज्म, तो नव उपनिवेशवाद का वाहक भी सिविल सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। शहरी अभिजात वर्ग व पूंजीपति वर्ग द्वारा संचालित जो सिविल सोसाइटीज होते हैं या एनजीओ जो चलाए जाते हैं, जाहिर सी बात है कि शहरी अभिजात वर्ग को कैपिटलिस्ट जो होते हैं वही चलाते हैं। हमारे आपके बस का नहीं है कि हम लोग एक एनजीओ चला लें। ठीक है, एक्सेप्शन हटा दें, तो जैसे कि आपका गैर जरूरी एनजीओ बनाना, जरूरी नहीं है लेकिन एनजीओ बना दिया है। धन शोधन के लिए, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रयोग करना। सीएसआर, ये आया था ना कंपनी एक्ट 2013, तो सीएसआर में जैसे 2% देना होता है, तो उसकी खानापूर्ति करने के लिए बना दिया है। पब्लिसिटी के लिए कि पेज 3 पे और मेन फ्रंट पे आए एनजीओ का, भले प्रयोग हो या ना हो, लेकिन उसके लिए कि हमने बना दिया है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था, अब इसके बाद करना क्या है ना, मैंने बताया आपको कि आपको जैसे कि सपोज एनजीओ है, आपको
एनजीओ हालांकि मैं करा दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलता है। एनजीओ हो गया, एसएचजी हो गया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, दो चार पांच इसके बारे में जानना है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। एसएचजी के बारे में जानना है। अब जैसे क्वेश्चन था तो आप वहां से क्या था, 2022 का क्वेश्चन है, नीति निर्माण प्रक्रिया में एनजीओ की भूमिका बतानी है। तो जब नीति निर्माण के बारे में हम बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं ना, जन सशक्तिकरण का वाहक है, ठीक है, लोक सूचनाओं का प्रसारक है, इसलिए जनता की सेतु का काम करता है। ये सब तो बताएंगे ना, और क्या करेंगे। समावेशी विकास इसमें डालेंगे पॉइंट, एज इट इज लाइन भले यूज ना हो लेकिन ये कीवर्ड यही यूज होगा। ग्रामीण विकास, एचआरडी, ये सब चीजें तो ये हम बताएंगे। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल है तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे ये क्या लिखा है, नीति निर्माण में नागरिक समाज की भूमिका। ये नागरिक समाज है, यही आपका एनजीओ भी हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक दो आपको बता देता हूँ। ये मुंबई का है एग्जाम्पल। वहां पे स्पार्क है, राष्ट्रीय स्लम है, निवासी संघ है, महिला मिलन है। इन लोगों ने क्या किया था कि जो वहां पटरी में, मुंबई में पटरी वासी थे, उनके आवास के लिए आवाज उठाई थी सोसाइटी के माध्यम से। तो इन लोगों ने संवाद किया, यानी कि बात की, प्रलेखन लेटर लिखा, बैठकों और धरनों द्वारा सरकारी अभिकरणों पर व्यवरोध रखना। अवरोध जारी मतलब व्यवरोध मतलब अपनी बातें कही। सरकारी अभिकरणों से निपटने के लिए पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का सशक्तिकरण, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट एजेंट थे उनसे निपटने के लिए पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के सशक्तिकरण की बात कही। तो इसके बाद क्या हुआ, मतलब ये इनकी, इन्होंने क्या किया ये था। और उसका प्रभाव क्या पड़ा गवर्नमेंट से, नीति निर्माण में कैसे प्रभाव पड़ा, तो राज्य सरकार की योजना, प्रक्रिया और नीति में सम्मिलित होना। ये बातें जो है सम्मिलित की गई, सरकार तक आवाज पहुंची। उसी तरह गुजरात में जनजातियों के संसाधन आवंटन के लिए था दिशा। क्या पॉलिसी थी, कैसे सीएस ने कार्य किया, तो ये हो गया आपका। और सरकार ने नीति निर्माण में कैसे फर्क आया, तो उसमें ये बात कही है, आप इसको आराम से रोक करके देख सकते हैं। बैंगलोर में सत्ता के विकेंद्रीकरण, बैंगलोर में नीति निरूपण के लिए सहभागिता, इसका नाम था सिविक। और इस तरह से बहस की गई, चर्चाएं की गई, विवरण डाला गया। उसके बाद बैंगलोर में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए विधायन यानी कि लॉ पारित प्रावधान समावेशित किए गए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपका निवासी कल्याणकारी संघ, व्यापारिक कल्याणकारी संघ, किस चीज के लिए था ये, लोगों की सहभागिता के लिए, पार्टिसिपेट। जब आप जन सहभागिता भी पढ़ें तो तब भी इसको डाल सकते हैं। सिविक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तब आप पूछते हैं ना एग्जाम्पल कहाँ से मिलेगा, केस स्टडी कहाँ से मिलेगा, तो यहीं से मिलता है। आप इसको डाल सकते हैं सिविक को। सब ओवर इंटरलिंकिंग है और सब वही है, पेपर 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे है सब इंटरलिंकिंग है। आप कर लो, कहे इधर से उधर कर लो, इधर से इधर कर लो, जैसे वैसे कर लो। तो दिल्ली में क्या था, नीति निर्माण के लिए चुनिंदा मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकारी अधिकारियों से कार्यशालाओं में चर्चा। और इसके बाद रूल क्या फॉलो हुआ सरकार की तरफ से कि नागरिक समाज संगठनों के निर्णयों का समावेश किया गया। तो ओवरऑल जब भी आप कुछ करें तो ये ध्यान रखें कि एक इधर से उधर सब किया जा सकता है, और उसी के आधार पे आप करेंगे तो आपको बहुत ही फर्क पड़ेगा। और टेलीग्राम में मेंस के लिए आप जुड़ सकते हैं। मैं बता देता हूँ, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। हिंदी मीडियम की फीस है 2,000 रुपये, ये वन टाइम है, मतलब आपको मंथली नहीं देना है, सिर्फ एक ही बार देना है। इंग्लिश मीडियम की 2,500 रुपये है, और काफ़ी लोग जुड़े भी हैं, आप आके देख सकते हैं। और जनरल हिंदी अगर मेंस के नोट चाहिए तो वो 200 रुपये है। हिंदी निबंध, ये हिंदी में है, ये 200 रुपये में। और एथिक्स के नोट्स प्लस टेस्ट, ये आपका 800 रुपीज़ होगा। ये जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टेट शेड्यूल के अनुसार ही एथिक्स आपका करा दिया जाएगा। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।